स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था आपके साथ, अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है 21, भारत में नियोजन। तो भारत में नियोजन कहने का क्या तात्पर्य है, हमारे सिलेबस में क्यों लगाया है, इसके पीछे के क्या कारण है जो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ये है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है, तो उसको आगे विकसित राष्ट्र, हर एक कोई अपना विकास करना चाहता है। हम भी चाहते हैं ना अपना देश विकसित देश हो, हमारी सारी सुविधाएं क्या हो, विकसित देशों जैसी हो। वैसे ही तो हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए हमारा राष्ट्र कौन सा है, विकासशील। कौन सा है, विकासशील। तो विकासशील से हमें जाना कहाँ है, विकसित की ओर। उसके लिए जाने के लिए हमें क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से किया जाएगा, ये सारा कार्य हम किस तरह से करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से। किस तरीके से, योजनाबद्ध। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता है, कोई प्रारूप होना आवश्यक है। तो उन प्रारूपों और योजनाओं को होने के लिए हमें जिस चीज का या जिस प्रारूप का मदद का हमें सहारा लेना होगा, उसका निर्धारण करना, उन सब के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने भारत में नियोजन तंत्र किस तरह से है, कि कौन सा सिस्टम है जो भारत में नियोजन कर रहा है। तो पहला है अपना योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। कब की गई थी, 15 मार्च 1950। ये डेट आपको काफी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनमें से। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। संस्था कौन सी है, गैर सरकारी सलाहकारी, या इसको गैर संवैधानिक भी कह सकते हैं। जो गैर संवैधानिक कहने का मतलब है जिसका उल्लेख हमें संविधान में नहीं मिला है कहीं, यानी संविधान अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन होंगे। वर्तमान में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे तो आप इसका साफ जवाब दें कि वर्तमान में इसके कोई अध्यक्ष हो नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये जो संस्था है वही अब नहीं रही है। समाधि पत्र, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे ये संस्था बनाई क्यों, क्या है ये संस्था। संस्था इसलिए बनाई गई कि भारत में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हम सोचते हैं ना इतनी सारी योजनाएं हैं, घर वाले कहते हैं इस योजना के अंतर्गत ये लाभ होना चाहिए, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह से चलेगी, कौन इनका प्रारूप बनाता है, कोई एक संस्था है जो इसका प्रारूप बनाती है। तो योजनाएं क्या करती है, योजनाओं के प्रारूप बनाती है, फिर इनको किस तरह से क्रियान्वयन करना है, कौन इनका क्रियान्वयन करेगा, ये सारा का सारा कौन देखता है, योजना आयोग। ये तो कर दी। अब ये जो समाधि पत्र है इसका क्या मतलब है। समाधि पत्र कहने का अर्थ है कि इसको संवैधानिक रूप से हटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले ये संस्था थी पर वर्तमान में ये संस्था नहीं है। इसके स्थान पर अब नई संस्था आ गई है जिसका नाम क्या है, सब जानते हैं इसका नाम। क्या नाम है, नीति आयोग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, इसको बदल दिया गया है। क्यों बदला गया है, इसलिए बदला गया है क्योंकि इसकी जो ये थी ना, ये सदस्य थी, इसके कार्य थी, इनको बदल के नया रूप देने की कोशिश की गई है। तो इसका खात्मा या हम कह सकते हैं औपचारिक रूप से इसको असफल को घोषित किया गया 1 जनवरी 2015 को, जिस टाइम पे हमारी नीति आयोग को लाया गया था। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। इसका समाधि पत्र कब बना, 1 जनवरी 2015 को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। स्थापना इसकी हुई थी 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके कुछ टाइम बाद हुई थी। फिर मुख्यालय दिल्ली। संस्था ये भी गैर संवैधानिक और सलाहकारी। गैर संवैधानिक का आपको बता दिया, सलाहकारी का अर्थ है ये सलाह देगी सरकार को कि आप ये कार्य कीजिए या मतलब जो आप कार्य करना चाह रहे हैं उसका ये प्रारूप होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि वो इसको माने या ना माने, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। फिर सदस्य, योजना आयोग के सभी सदस्य इसके होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या फिर जो कह सकते हैं उपराज्यपाल होते हैं या आयुक्त होते हैं बहुत सारे, और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं। इसमें मेनली कोई अध्यक्ष नहीं होता है, पर यही इनके कार्य। अब इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है इन्होंने जो योजना दी उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, NDC। ठप्पा कौन लगाएगा कि भाई आपने जो दिया है वो सही है, वो लगाएगी NDC। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे हाँ कि ये बनाई और ये बनाई, क्यों बनाई ये दो संस्थाएं,
ये बता दिया आपको क्यों बनाई। इसके इतने टाइम बाद बनाई, क्यों? क्योंकि 2 साल तक इन लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया, योजनाएं बनाई, लेकिन देखा कि उतना क्रियान्वित नहीं हो पा रही है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या कमी रह रही है। तब उन लोगों को पता चला कि एक ही संस्था पे इतना ज्यादा लोड आ रहा है, दूसरी पे डाले में कम हुआ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने दूसरी संस्था में जो इसके कार्य को आधा कर देती है। दूसरा कहते हैं ना, एक की सलाह से दूसरे की सलाह लेने पे ज्यादा अच्छा होता है, एक अकेला नहीं करना चाहिए, किसी को पूछ के करना चाहिए। वही है, ये संस्था इसको पूछ के करती थी, अब कोई कार्य नहीं करती है। अब सारे कार्य कौन करता है? मीडिया लोग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम बात करते हैं सारी पंचवर्षीय योजनाओं की जो हम लोगों ने हमारे लिए बनाई थी। क्या बनाई थी, कैसे बनाई थी? सबसे पहले तो ये हर एक एग्जाम में आपके काम आएंगे। अब उनकी जो जिस एग्जाम में काम आएगी उनको याद रखना मुश्किल होता है, फिर इनकी नाम, अवधि, उद्देश्य, मॉडल, विशेषताएं, इन सब के बारे में मेरा दिमाग चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको सारी पंचवर्षीय योजनाएं याद हो जाएगी। हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, जो कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 1951 जो समाप्त हुई। पंचवर्षीय योजना थी 5 साल में, तो 31 मार्च 1956 को ये समाप्त हुई। अब भारत क्या है, कृषि प्रधान देश था और अभी भी कृषि प्रधान देश ही है। तो कृषि प्रधान देश है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? कृषि एवं सिंचाई। क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, अपनी नींव मजबूत करते हैं ना, घर बनाते हैं तो अपनी नींव को मजबूत किया जाता है। वैसे भारत बना रहे थे तो भारत की नींव को मजबूत करना था, तो कृषि व सिंचाई को करेंगे। कृषि को करेंगे तो सिंचाई का विकास जरूरी है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? कृषि एवं सिंचाई। अब मॉडल किसने किया था? हेरोल्ड डोमन मॉडल। हेरोल्ड डोमन एक अर्थशास्त्री थे, 2 अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विकास के काफी मॉडल दिए थे। उनके अनुसार कहने का था, अगर आपको विकास करना है, देश की सबसे जो मेन पॉइंट है उस पर काम करो। तो अपना मेन पॉइंट क्या था? कृषि, और हम उस पर काम करेंगे। अब इसके अंदर कार्य क्या थे वो हम बात करते हैं, इसकी क्या विशेषता है, क्यों हमें याद करनी है, क्या क्या याद करना है वो। पहली थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहने का अर्थ है कि लोग क्या है, खुद का भला सोचते हैं, लेकिन सबका भला सोचना, सबको साथ लेके चलना, ये सारा इस कार्यक्रम के तहत ही लोगों के दिमाग में आया। कहने का तात्पर्य, पहले लोग क्या करते थे, या क्या ये सोचते थे मेरा विकास हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, बस खत्म कहानी। नहीं, इन लोगों ने कहा ऐसा नहीं, हम क्या करें, हमारे आसपास के गरीब लोगों को भी, अपने समाज को, सबको एक साथ आगे बढ़ाएं, सबका विकास करें। तो वो क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1952। 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन आता है, उसी दिन 1952 में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद आई दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे बनी हुई है। ये हमारी पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। कौन सी परियोजना थी? बहुउद्देशीय। ये पहली बार, इसका कहने का एक उद्देश्य और बहुउद्देशीय में क्या अंतर है? बहुउद्देशीय कहने का अर्थ है जिसका कार्य, जिस योजना को, इस योजना बनाने के पीछे कई सारे कार्य दिमाग में रखे गए हैं। यानी जैसे इससे क्या किया जाए, कृषि भी की जा सकती है इससे, और लोगों को पेयजल की आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है, उद्योगों में पानी लगाया जा सकता है, इसके लिए इसको बनाया गया। तीसरा कार्य हुआ भाखड़ा नागल और हीराकुंड परियोजना। भाखड़ा नागल क्या है? अपना सबसे ऊंचा बांध है, और हीराकुंड क्या है? सबसे लंबी परियोजना। इसी कार्यकाल में, इसी समय के दौरान में भाखड़ा नागल और हीराकुंड यानी देश की सबसे लंबी और सबसे ऊंची परियोजनाओं का निर्माण किया गया। ज्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, इसके आगे आपसे कभी पूछा नहीं गया। जो बाकी की थ्योरी है तो वो आपसे ना ही पूछी जाती है, और ना ही अपनी इतनी मतलब कि जो काम अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको अपन ध्यान में रखिए। यहाँ बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 5 साल है, तो अब कब होगी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। अब उद्देश्य, अब कृषि बढ़ा ली, सिंचाई बढ़ा लिया, अब क्या करें? खेती कर ली, अच्छी खासी हो गई, अब क्या करेंगे? उद्योगों का विकास करते हैं, क्योंकि अब कृषि तो मजबूत हो रही है, तो क्या करें? उद्योगों का विकास करें। तो उद्योगों का विकास में कौन से? भारी और तीव्र उद्योग। तो हमें याद रखना है, पहला उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई। फिर कृषि सिंचाई होने के बाद हम किसको देंगे सबसे ज्यादा तवज्जो? वो है औद्योगिक विकास को। उसके बाद इसमें मॉडल किसको लिया गया? पीसी महानोबिस का मॉडल लिया गया। महानोबिस ये ये भी अर्थशास्त्र का ही भाग होता है, और भारत के जो अपन कहते हैं एमएसओ, उनकी स्थापना के संस्थापक यही है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई।
यानी पंचायती राज जो अभी हमारे आसपास पंचायतों का जो सिस्टम है वो कब से स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है। उसके बाद भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये क्या थे? ये 3 अपने स्टील के प्लांट थे। ये कब बनाए गए, क्यों बनाए गए, किसके लिए, तो कब तो बनाए गए अपने को पता है, द्वितीय पंचवर्ष बनाए गए। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। और इसको किसकी सहायता से बनाया गया? क्योंकि भारत उस वक्त तक इतना सक्षम नहीं था कि किसी भी उद्योग की स्थापना अपने आप कर सके। तो उसने क्या किया? भिलाई की स्थापना के लिए रूस की सहायता ली थी। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं भिलाई की। यहाँ लिखती हूँ भिलाई। भिलाई है कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायता से किया गया था? रूस की सहायता से किया गया था। ठीक है। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। और इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी। और दुर्गापुर ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में और ब्रिटेन की सहायता से, यानी रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों की सहायता से की गई। अब हम याद कैसे रखें कि इसमें उद्योगों का विकास हुआ? कौन कौन से उद्योग थे? इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, वो है आरबीडी। क्या है? आरबीडी। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, इन तीनों की स्थापना हुई थी। अब दुर्गापुर का भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। भिलाई की स्थापना रूस के द्वारा, राउरकेला की स्थापना जर्मनी के द्वारा, दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा। उसके आगे अपनी बल्लभ राय मेहता कमेटी, ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने एक बल्लभ राय मेहता कमेटी की देन है, जो अपनी त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। इसने क्या किया था? इसने दी थी अपने को त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, यानी इसका कहने का था मतलब ये कहना चाह रहा था अपने को कि पंचायती राज है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी एक के हाथ में हो, ये 3 स्तरों पर होना चाहिए, जैसे इसमें राज्य स्तर, जिला स्तर और उसके बाद ग्राम स्तर। त्रिस्तरीय पंचायती राज थी इसमें। अब हम बात करते हैं तीसरी की। तो तीसरी कब से स्टार्ट होगी? 1 अप्रैल 1961 से 66। 66 कब? 31 मार्च 1966। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का क्या होता है? अपना वित्तीय वर्ष होता है, इसलिए इसको ऐसा भी रखते हैं लोग। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। पहले उद्देश्य किसका था? कृषि और सिंचाई का। दूसरा उद्देश्य किसका आया? भारी औद्योगिक उद्योगों का। तो तीसरा उद्देश्य किसका आ गया? कृषि और भारी उद्योग, इन दोनों को मिक्स करके बोला। दोनों को फिर से ध्यान देते, कृषि और औद्योगिक विकास। अब देखो, दोनों पे ध्यान दिया जाएगा तो क्या होगा? हर एक के मन में सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। वही तो ये मॉडल याद करने के लिए किसका मॉडल है? ये सुखदेव चक्रवर्ती एक अपने विद्वान थे जिन्होंने ये मॉडल किया था। उन्होंने ये कहा था कृषि और उद्योगों को दोनों को एक साथ बढ़ावा दिया गया। अच्छा मॉडल दिया था, पर दिक्कत ये हुई कि ये मॉडल और ये योजना असफल हुई है। क्यों असफल हुई? इसके पीछे के तीन क्या काफी कारण है। पहला कारण है अपना भारत और चीन का युद्ध, जो 1962 में हुआ था। फिर अपना भारत पार्ट हो गया 1962 में। चीन के युद्ध से सुनते नहीं थे कि पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हो गया, और अपने 1965-66 में आप पेपर हो गया था। इन सब से उभरे नहीं थे उससे पहले रुपए का अवमूल्यन हो गया। अब रुपए का अवमूल्यन ये इकोनॉमिक्स का खुद का टॉपिक है, यानी कहने का अर्थ है मूल्यों का जो स्तर था वो और भी ज्यादा काफी नीचे गिर गया था। तब 1966 में ग्रोथ रेट ऋणात्मक हो गई थी, यानी जो इतने सालों में हम लोग वृद्धि कर रहे थे, वृद्धि दर हो रही थी, वो क्या माइनस में चली गई। और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964 में। ठीक है। ये कहाँ है? बोकारो। बोकारो है अपना झारखंड में। ठीक है, झारखंड में है। और इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई। जो हमने ऊपर ऐसे पढ़े थे, ये इसकी सहायता से की गई। अब हम बात करते हैं अपना चौथी योजना है। ये योजना अवकाश हुआ था, क्योंकि ये अपनी तीसरी योजना असफल हो गई थी। जब ये योजना असफल हो गई तो लोगों ने कहा सोचते हैं, पहले विचार करते हैं, फिर अगली योजना बनाते हैं। तो सोच विचार का टाइम 3 साल का लिया उन्होंने, जो था 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक का। ये उस वक्त क्या किया गया? हरित क्रांति स्टार्ट की गई। अब हरित क्रांति का मॉडल किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने ये कहा था कि जो अपने खदान है प्रमुख,
उनको बढ़ावा दिया जाए, उनकी हाइब्रिड किस्मों का यूज़ किया जाए, ताकि क्या हो, देश का जो कृषि विकास है वो बढ़ेगा। अगर खजाना पूर्ति होगी, कृषि विकास होगा, ये हमने देख लिया, कृषि विकास होगा तभी औद्योगिक विकास संभव है। उसी तरह तो इन्होंने क्या कहा, कृषि विकास को पहले बढ़ावा दिया जाए। हमने पहले आगे 3 पंचवर्षीय योजना और एक योजना का पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1969 से लेकर 1974 31 मार्च 1974। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। यानी अब लोगों को क्या करना था, आत्मनिर्भर करना था। वरना क्या था कि लोग दूसरों पे निर्भर थे कि सरकार क्या करेगी, उसके हिसाब से हम लोग आगे करेंगे, सरकार के हिसाब से सारों के प्लान थे। इसमें क्या कर दिया गया कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया गया कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप अपने अनुसार काम करो। और उसमें क्या और बताया गया, स्थिरता के साथ विकास, कि स्थिर रूप से बात कार्य करेंगे, ना कि ज़्यादा उछाल, ना ही जैसे कभी कभी विकास यहाँ पहुँचती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ यूँ जो विकास नहीं कर रहे हैं। अब हमें कैसा विकास करना है, स्थिर विकास करना है, जो यूँ एक ही लाइन में, यानी विकास की प्रणाली बराबर रहनी चाहिए, ताकि ना अपाओ ना स्लो डाउन कुछ भी ना हो। ये मॉडल हमें दिया था अशोक गुप्त ने, ये भी काफ़ी अच्छे विद्वान थे। इन्होंने कहा, उसी वक्त हुआ था, अपने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये किया गया था 19 जुलाई 1969। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969। उस वक्त अपनी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब क्या होता है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मतलब ये है, वो बैंक क्या थे, पहले प्राइवेट सेक्टर के थे, उनको क्या कर दिया गया, अब सरकार के अधीन ले आया गया, सरकारी बैंकों के अधीन ले आया गया। उनके रूल रेगुलेशन किसके चलने लगे, आरबीआई के। वरना क्या था, अपने हिसाब से चलाते, तो अब वो क्या करते, बैंक रेट ज़्यादा देते थे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देते थे, लोग उसमें जमा करने लग गए। जो सरकारी बैंक थे उनमें कोई जमा ही नहीं करता था। तो उन्होंने क्या, इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा, जो बड़े बड़े बैंक हैं उन सब का क्या कर दो, राष्ट्रीयकरण कर दो। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, इकोनॉमिक्स में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया था और किसकी सरकार में किया गया था? कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी ने किया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, निजी को क्या कर देना, सरकारी कर देना। फिर उसके बाद आती है अपनी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। श्वेत क्रांति किसने की थी, किसके, कौन है इसके प्रवर्तक? जैसे हरित क्रांति कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, वैसे श्वेत क्रांति के थे वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट की थी। श्वेत क्रांति कहने का अर्थ है दूध क्रांति। हमने क्या किया, हरित क्रांति के द्वारा कृषि को बढ़ा दिया, कृषि के बाद में पशुपालन को बढ़ाने के लिए किसको किया गया, श्वेत क्रांति। पशुपालन में भी दूध को बढ़ाने के लिए जो थे वर्गीस कुरियन, वो केरल के थे। फिर हमारे परमाणु परीक्षण किया गया, सबको पता है 74 में किया गया था। अब ये क्या था, इसमें जो इस परमाणु बम का नाम था ना, वो नाम, इस परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। अपने जो बुद्ध भगवान थे ना, उन्हीं पे नाम लिखा। क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा, कि हंसते हुए बुद्धा। उन्होंने सिर्फ यही कहा था, क्योंकि ये परमाणु परीक्षण हम लोगों ने क्या किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां उसे छुपा के किया था। तो बोला कि पूछा क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं, हमारे बुद्ध भगवान हंसते हैं, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इसके साथ ही परिवार नियोजन कार्यक्रम 1974 में स्टार्ट किया गया। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 4 हमने पढ़ ली, 5वीं 1 अप्रैल 1974 से 1 अप्रैल 1969 नहीं है, 79 नहीं है, यहाँ पे कितनी 78 तक, क्योंकि ये योजना सिर्फ 4 साल की थी। एक ही योजना थी जो 4 साल की थी, वो कौन सी थी? पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5 थी, सोचा आगे वाला फिर 5 करें, नहीं, क्या करें, 4 कर दिया। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की इसमें बात की गई थी कि लोगों की गरीबी को क्या किया जाए, यहाँ बढ़ाया जाए। यहाँ पे क्योंकि हर 5 साल में क्या होती है, सरकार चेंज होती है, सरकारी चेंज हुई। इस वक्त भी अपनी इंदिरा गांधी जी बनी, इंदिरा गांधी बनी थी। इन्होंने क्या किया था, इस वक्त एक नारा दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, वो था अपना गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ, और वो आज तक हमारी सरकारें देती आ रही है ना, तो गरीबी हटी। अब आगे देखते हैं कब हटती है। इसी को देखते हुए जब हम गरीबी हटाने की बात करेंगे
तो लोगों को क्या किया जाएगा, लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं कि आपको खाना क्या है, न्यूनतम आवश्यकता भोजन, कपड़ा, आवास, और अब स्वास्थ्य और उसमें जोड़ दिया गया है, तो वही, तो उन न्यूनतम आवश्यकताओं को लगाने के लिए, यानी उन न्यूनतम आवश्यकताओं को लोगों को देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। क्या नाम है इसका, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। फिर अपना 20 सूत्री कार्यक्रम, इसमें 20 सूत्र दिए गए थे जो अपने विकास के लिए जरूरी थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत जितने भी तरीके की अपनी सुविधाएं हैं उन सब के बारे में इस कार्यक्रम के तहत चलाया गया। एक थी अपनी काम के बदले अनाज, यानी आप काम करो और अनाज ले जाओ, और अनाज क्योंकि पहले की राजा महाराजा भी यही योजना चलाते थे, उन्हीं से ये प्रेरित होकर ये वाला कार्य किया गया था। अपने राजस्थान में एक अंत्योदय योजना चलाई गई थी, यानी अंत्योदय यानी अंतिम पिछड़े हुए वर्ग का क्या करो, उदय, उनको बढ़ाओ, यानी अपनी गरीबी हटाओ का ही मेन इनका लक्ष्य था। तो हमने 5 वर्षीय योजना बनी। अब अपना आती है अनुवर्ती योजना। ये भी योजना पास था, ये 2 साल का था। उस वक्त जनता सरकार का शासन था, इंदिरा गांधी का शासन हट गया था, अब की बार जनता सरकार है। इस वक्त दिया था डोनाल्ड मिल्टन ने इस तरह की इस योजना का क्या किया, प्लानिंग की। उनकी पुस्तक है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो थी एशियन ड्रामा। क्या नाम था इसका, एशियन ड्रामा। ये पुस्तक का नाम है, जो आप लोगों को लिख भी सकते हो और जो व्यक्तिगत काम करते हैं उनके भी काम किए। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पहले